आज हम लोग कर रहे हैं 6 मार्क्स वाला BNSS के अंदर। मैंने ग्रुप में PDF भेज दिया है, आप लोगों को चाहिए तो आप लोग खोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है हमारा एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल मैंने आप लोगों को पिछले वीक भी बताया था। ठीक है, क्या होता है एंटीसिपेटरी बेल? एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है अरेस्ट होने से पहले जो बेल लेते हैं हम, ठीक है, उसको बोला जाता है एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 482 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसका पर्पज क्या होता है? एंटीसिपेटरी बेल एम्स टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन व्हेन दे हैव अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बीइंग अरेस्टेड फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ FIR हुआ है, ठीक है, अगर वो अरेस्ट हो जाता है तो वो अपनी बात नहीं रख पाएगा। ठीक है, या वो जो ऑफेंस उसके खिलाफ दर्ज कराया गया है वो झूठा है। ठीक है, परिस्थितियां कोई भी हो सकती है। जिसको एप्रीहेंशन है कि पुलिस उसे अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, पुलिस उसे डिटेन कर सकता है, लेकिन वो निर्दोष है। ठीक है, उसको अरेस्ट, जैसे ही वो अरेस्ट होगा तो वो अपनी बात रख नहीं पाएगा और सोसाइटी में उसके जो ये है मतलब नाम वो खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए वो सबसे पहले क्या करता है, वकील को हायर करता है और कोर्ट में ABA लगाता है। ABA को फुल फॉर्म है, ABA का फुल फॉर्म है एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, शॉर्ट में लोग बोलते हैं ABA। तो ABA फाइल किया जाता है कोर्ट में। हम हमेशा याद रखना, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है वो सेशन कोर्ट है और हाई कोर्ट है। लोअर कोर्ट में आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगा सकते। एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है और हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए कंडीशंस क्या होते हैं? द कोर्ट में इम्पोज कंडीशन व्हाइल ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल सच एज रिक्वायरिंग द अक्यूज्ड टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है, अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर व्हेन रिक्वायर्ड एंड नॉट इंटरफेयर विद इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अगर कोई कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट भी कर तो वो आपके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाते हैं, जैसे आप पुलिस के साथ पूरा सहयोग करोगे। ठीक है, इसके बाद जो है अगर पुलिस आपको कहीं पे बुलाए तो आपको जाना है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कहीं आपको इंटरफेयर नहीं करना है, रोकना नहीं है उनको। ठीक है, उनके काम में कहीं बाधा नहीं पहुंचाना है। तो ये सारी चीजें आपको आपके ऊपर कंडीशंस लगाई जाएंगी। आप बाहर नहीं जा सकते फिलहाल, तो ये सारी चीजें उसके अंदर होता है। इसके एंटीसिपेटरी बेल से फायदा क्या होता है? तो इससे क्या होता है, हरासमेंट नहीं होता है किसी भी इंसान का। जैसे मेरे खिलाफ FIR हुआ, मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगा, मेरा इज्जत खराब होगा, बाद में मैं छूट के आ जाऊंगा, लेकिन मेरा इज्जत तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, जो मुझे हरासमेंट झेलना पड़ा वो तो नहीं होना होगा। ठीक है, तो ये जो एंटीसिपेटरी बेल है वो सेफ गार्ड करता है कि आपको हरेस न किया जाए, पुलिस आपको अरेस्ट करे उससे पहले ही आपको बेल दे दिया जाए, ये सारी चीजें उसके अंदर रहता है। एंटीसिपेटरी बेल का जो है आपके पास ये नहीं है, ठीक है, राइट नहीं है। मतलब एक होता है ना, जैसे मैंने बोला था बेलेबल ऑफेंस में बेल लेना अक्यूज्ड का राइट होता है, तो एंटीसिपेटरी बेल लेना आपका राइट नहीं है, ये डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट होता है। ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल देना चाहिए तो वो देंगे, नहीं देना रहेगा तो नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि आपका राइट है तो आपको मतलब आप ABA लगा सकते हो तो आपका राइट हो गया, नहीं। ABA देना है नहीं देना है ये पूरा का पूरा कोर्ट के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद एंटीसिपेटरी बेल जो होता है वो आपके रेगुलर बेल से डिफरेंस होता है। रेगुलर बेल अरेस्ट के बाद लिया जाता है, ठीक है, जबकि एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट से पहले लिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं एंटीसिपेटरी बेल के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग का मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, कि प्ली जैसे हम लोग भाजी वाजी खरीदते हैं, ठीक है, तो बार्गेन करते हैं ना कि कैसे दिया भाजी, तो 60 रुपए किलो, 50 का लगाओ तो 2 किलो दे दो। ठीक है, कैसे बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे ही यहाँ पे भी बार्गेनिंग होता है, लेकिन कहाँ होता है, जहाँ पे लेस सीरियस ऑफेंस होता है, वहां पे जो पार्टीज होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि भाई मैं जो है अपना गुनाह कबूल कर लेता हूँ, आप कोर्ट में जो है मेरा सजा थोड़ा कम करा दें। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, कोर्ट में जब चार्ज फ्रेम होता है तो सामने वाला वकील बोलता है कि ऐसे ऐसे जो ये गुनाह कबूल कर लिया है, तो कोर्ट को भी लगता है कि ये प्लीड गिल्टी कर लिया है तो सजा कम देनी चाहिए, तो इसको ये प्ली बार्गेनिंग कहा जाता है। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, प्ली बार्गेनिंग इज जनरली अवेलेबल टू ऑफेंसेज विद अ मैक्सिमम सेंटेंस अप टू 7 ईयर। ठीक है,
तो 7 साल से नीचे का जो भी अपराध होगा उसी में आप प्ली बार्गेनिंग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये हीनियस अपराध में आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद क्या है, application, the accused must file an application within 30 days for the charge being framed along with an affidavit confirming their voluntarily decision, ठीक है। जब अगर आपको प्ली बार्गेनिंग करना है या आपने विक्टिम के साथ या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ कर लिया है प्ली बार्गेनिंग, ठीक है, तो आपको 30 डेज के भीतर जो है कोर्ट में एक एप्लीकेशन करना रहता है कि प्ली बार्गेनिंग हमने किया है, ठीक है। तो उसमें आप बोलते हो कि मैं जो भी चार्ज लगाए जाएंगे मेरे ऊपर मैं एक्सेप्ट करूंगा, ऐसा। नेक्स्ट है कोर्ट्स रोल। कोर्ट का रोल क्या होता है, देखिए, द कोर्ट वेरीफाई द वॉलंटरी नेचर ऑफ एप्लीकेशन एंड इंश्योर्स प्रोसीजरल सेफगार्ड बिफोर एक्सेप्टिंग द प्ली, ठीक है। अगर आपने ये आप गुनाह कबूल कर रहे हो, ठीक है, तो ये इंश्योर करेगा कोर्ट कि आपके ऊपर कोई दबाव वगैरह तो नहीं आया था, कोई आपने वॉलंटरी तो लिया था, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट क्या होता है इससे, तो प्ली बार्गेनिंग कैन लीड टू रिड्यूस सेंटेंस, फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ केसेस एंड पोटेंशियली लेस सोशल स्टिग्मा फॉर दी अक्यूज, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग से क्या होता है, अक्यूज को बेनिफिट होता है, वो एक्सेप्ट भी कर लेता है, ठीक है, उसका सजा भी कम हो जाता है और इससे जो है केस का फास्ट रिजोल्यूशन होता है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर ट्रायल चलेगा, ट्रायल में दोनों एविडेंस दो वगैरह वगैरह, पूरा विटनेस बुलाओ, ठीक है, तो पूरा एकदम लॉन्ग ट्रायल हो जाएगा। तो प्ली बार्गेनिंग में आप अगर अपने गुनाह को फर्स्ट स्टेज में ही कबूल कर लेते हो तो कोर्ट भी आपको सजा कम देता है और सामने वाला पार्टी भी अगर आपने प्ली बार्गेनिंग करा रहेगा तो कम करा देगा, ठीक है। इसका लिमिटेशन क्या है, तो स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग प्ली बार्गेनिंग निगोशिएशन आर जनरली इनएडमिसिबल इन दी अदर प्रोसीडिंग्स एंड द प्रोसेस डज नॉट अप्लाई टू जुवेनाइल, ठीक है। ये जो प्ली बार्गेनिंग वाला सीन है वो जुवेनाइल पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। और ये प्ली बार्गेनिंग का जो स्टेटमेंट होता है वो निगोशिएशन इनएडमिसिबल इन अदर लीगल, अलग से कोई प्रोसीडिंग चल रहा है तो उसमें एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। या आपका जो भी मैटर है उससे रिलेटेड होगा तो ही इसके ऊपर लागू होगा। Dispute resolution. If a satisfactory disposition is reached, victim may be compensated and offenders may receive reduced sentence, ठीक है। जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि दोनों ने सहमति से करा है तो विक्टिम को भी कंपनसेशन मिलता है और इसका भी सेंटेंस कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी अपराध जो कि कॉग्निजेबल नेचर का होता है उसकी सूचना अगर पुलिस को मिलती है तो पुलिस क्या दर्ज करती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। प्रथम सूचना बोलते हैं इसको, प्राथमिक सूचना बोलते हैं इसको किसी अपराध का, ठीक है। ये सेक्शन 173 के अंदर कवर किया गया है आपके बीएनएसएस के अंदर, ठीक है। जैसे ही पुलिस एफआईआर दर्ज करता है पुलिस के पास पावर हो जाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करे और अक्यूज्ड को बिना वारंट के अरेस्ट करे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए एफआईआर में अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर इज गवर्न बाय चैप्टर 3 सेक्शन 173. It signifies the earliest record of a cognizable offence initiated when information is received by a police officer. The BNSS outlines procedure for recording FIR, including provision of for oral, written, and electronic communication of information. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी अपराध की सूचना जो कि कॉग्निजेबल नेचर का है अगर आप ओरल देते हो, ठीक है, ओरल का मतलब बोल के, आप पढ़े लिखे नहीं हो, लिख के नहीं दे सकते, तो आप बोल के दीजिए। वहां पे जो भी एसएचओ रहेगा वो अपने जो भी उनके कांस्टेबल रहेंगे उनसे बोलेंगे कि भाई आप इनका कंप्लेन लिखो, ठीक है। तो अगर आप ओरल देते हैं तो वो रिटर्न में लिखेंगे, अगर आप रिटर्न देते हैं तो आपको आपका कंप्लेन लेके आपको सुनाएंगे कि आपने ये रिटर्न में लिखा है, ठीक है। अभी नया जो बीएनएसएस है उसमें ईएफआईआर का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो अगर आप कॉल करके भी देना चाहो तो दे सकते हैं या आप मेल करके भी देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। ईएफआईआर बोलेंगे उसको, लेकिन इसमें कंडीशन ये रखा गया है कि अगर आप ईमेल करके एफआईआर दर्ज कराते हो तो आपको विद इन 3 डेज पुलिस चौकी में जाके वहां पे सिग्नेचर करना पड़ेगा एफआईआर पे, ठीक है, जो आपका एफआईआर होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके एफआईआर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब ऑनलाइन एफआईआर करना होता है तो सब तो कर देंगे, ठीक है। अब कौन सा जेन्यून है कौन सा नहीं है ये तो पुलिस को नहीं पता चलेगा,
तो अगर आप वहां पे जाके फिजिकली साइन करते हो 3 दिन के अंदर, तो पुलिस को लगेगा कि ये बंदा सही में एफआईआर किया है, जेन्युइन है, ठीक है। तो इसीलिए फिजिकली आपको प्रेजेंट होना पड़ता है 3 दिनों के अंदर अंदर वहां पे सिग्नेचर करने के लिए, खास करके एफआईआर के कॉन्टेक्स्ट में। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एफआईआर जो है 4 टाइप का होता है, ठीक है। एक रेगुलर एफआईआर होता है, दूसरा होता है जीरो एफआईआर जो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन होता है, तीसरा होता है क्रॉस एफआईआर जो एक दूसरे के ऊपर करते हैं, और चौथा होता है आपका मल्टीपल एफआईआर जो हर स्टेट में आपके खिलाफ हर पुलिस स्टेशन में हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ की इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ये देखिए, an FIR is the initial document prepared by the police upon receiving information about the cognizable offense, ठीक है। FIR क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि पुलिस के द्वारा बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? जब कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पुलिस को मिलती है। ये हो गया FIR का डेफिनेशन। इसके बाद क्या होता है? द FIR सेट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस इन मोशन बाय ट्रिगरिंग अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्रिमिनल ट्रायल शुरू कैसे होगा, तो कोई ऑफेंस होना चाहिए, ऑफेंस होने के बाद उसका एफआईआर होना चाहिए। तो ये जो एफआईआर होता है ना, एफआईआर क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस का ना मतलब क्या बोलते हैं, बिगिनिंग पॉइंट है। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो मोशन में ही नहीं आएगा, फिर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगा, फिर अपराधी ही नहीं पकड़ा जाएगा, बराबर। तो पुलिस जो एक्ट करेगा उसके लिए उनके पास कुछ तो होना चाहिए। तो एफआईआर ही वो पॉइंट है जहां से पुलिस क्रिमिनल जस्टिस को प्रोसेस करता है, आगे बढ़ाता है, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर वो जो आगे का प्रोसेस होता है वो होगा, ठीक है। इसके बाद है इन्फॉर्मेशन टू पुलिस। इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड ओरली, रिटन एंड इलेक्ट्रॉनिकली, मैंने बताया था अभी, ठीक है। इसके बाद है प्रोविजन फॉर जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मैंने बता दिया था, ठीक है। बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, अगर कोई भी अपराध कहीं पे भी होता है तो आप कहीं पे भी जाके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप जहां रहो वहां कराओ, या जरूरी नहीं है कि जहां आपके साथ अपराध हुआ है आप वहीं कराओ, आप कहीं भी करा सकते हैं। वो होता है जीरो एफआईआर, ठीक है। महिला के केस में एफआईआर का प्रावधान है, इफ द ऑफेंस इन्वॉल्व्स वीमेन अंडर सर्टेन सेक्शन ऑफ बीएनएस द एफआईआर मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय अ वीमेन पुलिस ऑफिसर। तो ऐसा अपराध हुआ है जो कि महिला के साथ हुआ है, जैसे मान के चलिए रेप हो गया है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, वोयरिज्म हुआ है, स्टॉकिंग हुआ है, कोई भी ऐसे अपराध जो सेक्सुअल नेचर के हैं, तो वो एक मर्द को बताने में हिचकिचाएगी ना, हेजिटेशन होगा उनको, स्वाभाविक है। तो उसके लिए प्रोविजन है कि कोई भी ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो महिला का जो एफआईआर है वो महिला पुलिसकर्मी ही लिखेंगी, ठीक है। ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके बाद क्या होगा, एफआईआर रिकॉर्ड होने के बाद एक कॉपी सामने वाले को भी दिया जाएगा। जैसे मैंने एफआईआर दर्ज कराया तो एफआईआर का एक कॉपी पुलिस स्टेशन में रहेगा, एक कॉपी मुझे दिया जाएगा, ठीक है, सर्व किया जाएगा, और वो भी फ्री। तो जो भी इन्फॉर्मेंट रहता है, जो भी एफआईआर दर्ज कराता है, उनको एक कॉपी एफआईआर का मिलता है, ठीक है। एफआईआर का सिग्निफिकेंट क्या होता है? एफआईआर जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इन्वेस्टिगेशन को जो है शुरू करने में मदद करता है, ठीक है। एफआईआर जो है एविडेंस नहीं होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी ऑफेंस में कोरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पर काम आता है, ठीक है। कोरोबोरेटिव मतलब क्या होता है, किसी ऑफेंस में एविडेंस की ऐसी कमी है जहां पे ये एफआईआर हेल्प कर सकता है कि एविडेंस को स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है। तो कोरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एविडेंस के तौर पर एफआईआर को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, किसी के साथ मारपीट हुआ, ठीक है, मारपीट हुआ तो मारपीट होने के बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, ठीक है। अब सामने वाले को भी अरेस्ट करना चाहिए था, उसने उसको नहीं किया, एक ही पार्टी को किया, ठीक है। अब जो सामने वाला था उसने एफआईआर कर दिया पुलिस स्टेशन में। तो अब यहाँ पे अगर वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में ये प्रूफ कर देगा ना कि सर मेरे साथ मारपीट हुआ था, इसीलिए तो मैं गया था एफआईआर कराने, अगर मेरे साथ मारपीट नहीं हुआ होता तो मैं क्यों कराता एफआईआर, बराबर। तो इसका मतलब है कि मुझे भी नुकसान हुआ है तभी मैं एफआईआर किया हूँ। तो यहाँ पे आप कोरोबोरेट कर सकते हो, लेकिन सीधा सीधा ये नहीं बोल सकते कि मैंने एफआईआर किया तो यही एविडेंस है कि मेरे साथ चोट हुआ था, ऐसा नहीं है। आपने सारे एविडेंस कोर्ट में दिए, तब आप अगर एफआईआर का कॉपी देते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तभी तो मैं एफआईआर दर्ज कराने गया था ना, ये देखिए एफआईआर का कॉपी, मैं उसी दिन गया था, देखिए टाइम भी देखिए, मेरे साथ हुआ और मैं वहां पे पहुंच गया।
ठीक है, तो आप कोरोबोरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एविडेंस के तौर पे एफआईआर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें एफआईआर के अंदर होती हैं। अगर आप झूठा एफआईआर लिखते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा यही है एफआईआर का सारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, इसका भी अच्छे से समझना, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, कि आपके सिलेबस के अंदर बीएनएसएस के साथ साथ क्या क्या है आपके सिलेबस में, एक है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, एक और है छोटा सा एक्ट है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे एक ही सवाल आएगा। ठीक है, वह है प्रोबेशन एक्ट। ठीक है, तो प्रोबेशन एक्ट का सवाल मैंने ले लिया है, उसी में आपको समझा दूंगा कि ये एक्ट क्या होता है। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जेजे एक्ट के अंदर दो तरीके के बच्चे के बारे में डिफाइन किया गया है। एक है जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, दूसरा कौन सा है, जुवेनाइल इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का मतलब क्या है, ऐसा कोई बच्चा जिसने कोई अपराध कारित किया हो या उसके ऊपर किसी भी अपराध के करने का जो है आरोप लगा, तो उसको बोलते हैं जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, दूसरा कौन सा था, दूसरा था हमारा ये जुवेनाइल इन नीड एंड केयर ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट, सॉरी एक्ट नहीं है, जुवेनाइल इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, दूसरा ये होता है। इसमें कौन से बच्चे होते हैं, जिसको एक्सप्लॉइट किया गया हो। ठीक है, या जो अनाथ हो, जो अबेंडेंड हो, या स्ट्रीट पे जो देखते हो ना आप, स्टेशन पे देखते रहोगे बच्चे लोग जो मतलब वो रहते हैं ना, कपड़ा वगैरह रहता है। ठीक है, या कोई ऐसे अब्यूज चाइल्ड हैं जिसको जिसके माँ बाप नहीं है, उनको वो रहने खाने के लिए चाहिए व्यवस्था। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को कहाँ रखा जाता है, चिल्ड्रन होम में रखा जाता है। ठीक है, चिल्ड्रन होम में रखा जाता है। इन बच्चों को, जो चाइल्ड इन नीड एंड केयर वाले बच्चे होते हैं, इनको जो देख रेख करते हैं उस कमिटी का नाम क्या है, उस कमिटी का नाम है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। ठीक है, ऐसे बच्चों को ये जो कमिटी है वो अपने अंडर में गवर्न करती है। ठीक है, और हमारा वो जो था कौन सा, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उस बच्चे को कौन डील करता है, उसको करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ठीक है, जेजेबी ऐसे बच्चों के बारे में प्रावधान करता है, ऐसे बच्चे के लिए बनाया गया है जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो। ठीक है, मतलब जिसने अपराध कारित किए हो। और ये जो चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी है वो ऐसे बच्चों को हैंडल करते हैं जो बच्चे मतलब स्ट्रीट पे पाए जाते हैं, या आपको एक्सप्लॉइट होते हुए पाए जाते हैं, या अब्यूज वाले बच्चे हैं जिसको अब्यूज किया गया है, या ऐसे बच्चे जो निग्लेक्टेड हैं जिसके गार्जियन नहीं है, जो ट्रैफिकिंग में पाए गए हैं। तो ऐसे सारे बच्चों को जो है चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी है वो अपने अंडर जो है उनको वो चिल्ड्रन होम में रखती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपका सवाल यहाँ पे था कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चों के बारे में आपसे पूछ रहा था। तो जेजे एक्ट में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं, जो जिस बच्चे के पास घर नहीं है, जिसको एक्सप्लॉइट किया गया हो, जो अब्यूज किया गया है, स्ट्रीट पे जो बच्चे पाए जाते हैं, तो कुल मिला के ऐसे वल्नरेबल बच्चे जिसको सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, ऐसे बच्चों को जो है हम यहाँ पे चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी के तहत उनको चिल्ड्रन होम में रखते हैं। ठीक है, अब इस ऐसे बच्चों का पर्पज क्या है, ठीक है, इस कमेटी का काम क्या है, तो इस कमेटी का काम है उस बच्चों को वहां से उठाना, ठीक है, और चिल्ड्रन होम में रखना, उनको रिहैब करना, उनको रिप्लेस करना, अगर वो सही से सुटेबल तरीके से रह लिए बड़े हो गए तो उनको अच्छे जगह पे रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके अंदर में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो होता है वो बच्चे 18 साल से नीचे के होते हैं, तो स्वाभाविक है जे एक्ट जो है 18 साल से नीचे के बच्चे के लिए प्रावधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किधर गया, स्टेटमेंट बिफोर पुलिस। ठीक है, बिफोर के पुलिस के सामने दिया गया स्टेटमेंट। तो देखिए पुलिस जनरली क्या होता है, पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं
उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? तो कोर्ट का ऐसा मानना होता है कि पुलिस ना बल प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति से कुछ भी बुलवा सकता है। ठीक है, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, कोई हीरो अगर नहीं मानता है कि मैंने नहीं किया है तो उसको उल्टा लटका दिया जाता है, उसके पांव पे वो तलवा होता है ना, तलवा क्या बोलते हैं, फुट नीचे वाला, उस पे लाठी से मारते हैं। एक तिरंगा मूवी में तो देखो, एक जो हीरो रहता है अगर वो नहीं कबूल करता है तो उसके मुंह में ना वो चूहा का वो डाल के कपड़े में अब मुंह में बांध देता है कि चूहा उसके पूरे मुंह को कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से पुलिस जो है अपनी बात मनवाने के लिए टॉर्चर करता है। तो इसीलिए पुलिस के सामने दिया गया जो कन्फेशन होता है या स्टेटमेंट होता है वो लॉ के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा प्रोविजन इसके बारे में बात करता है। तो देखिए, अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन आर गवर्न्ड बाय स्पेसिफिक प्रोविजन। Section 183 of the BNSS allows magistrate to record confession or statement, while Section 180 allows police officer to examine witnesses. Statement made to police are generally not admissible, ठीक है, एज एविडेंस इन कोर्ट। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, जनरली पुलिस के सामने दिया गया कोई भी स्टेटमेंट या कन्फेशन एक्सेप्टेबल नहीं है लॉ के अंदर। ठीक है, लेकिन वहां पे एक एक्सेप्शन दिया है। क्या एक्सेप्शन दिया है? एक्सेप्शन आपको बता दूं, वहां पे दिया गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी बंदा कन्फेस करता है और उस कन्फेशन के आधार पर, उस स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस कोई एक्ट करती है। ठीक है, और उस एक्ट में ये पाता है कि वो जो बंदा बोला था वो एकदम करेक्ट बोला था। ठीक है, और उसके हिसाब से एविडेंस मिल भी गए तो फिर उस कन्फेशन की वैलिडिटी रहेगी। एग्जाम्पल से समझाता हूं तो इजी समझ में आएगा। देखिए, पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया। ठीक है, पुलिस ने मुझे मारा पीटा और मुझे बोला कि भाई तू कबूल कर कि तूने ही पूजा के साथ बदतमीजी किया था। ठीक है, तूने ही पूजा का दुपट्टा खींच के फेंक दिया था। ठीक है, मैंने बोला नहीं भाई मैंने ऐसा किया ही नहीं है। ठीक है, या मुझे बहुत मारा बहुत मारा, फिर मैंने मान लिया कि हाँ मैंने ही दुपट्टा खींचा था। ठीक है, तो वो फिर रुक गया, मुझे नहीं मारा। ठीक है, तो मैंने क्यों एक्सेप्ट किया कि मैंने ही दुपट्टा फेंका था? क्योंकि मुझे मार पड़ रही थी, बराबर। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे कोर्ट में ले जाया जाएगा और कोर्ट में मैं बोल दूं कि मैंने नहीं दुपट्टा खींचा था, तो कोर्ट पुलिस के बयान को ज्यादा वैल्यू नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया बयान जो होता है वो एडमिसेबल नहीं है, तो कोर्ट तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि भाई तुमने उगलवाया, मुझे मालूम है तुम कैसे उगलवाए होगे, उसका छोड़ो, मेरे सामने उसको बोलो कबूल कर रहे हैं। अगर मैं कोर्ट के सामने बोल दूं कि मैंने नहीं किया था तो कोर्ट फिर बोलेगा कि तुमने नहीं किया था। ठीक है, अब यहाँ पे पुलिस की बात कब मानेगा कोर्ट? पुलिस की बात तब मानेगा जब पुलिस ने मुझे मारा और मैंने बोला कि हाँ मैंने ही पूजा का दुपट्टा ये किया था, खींचा था और मैंने ही फेंका था। ठीक है, अब पुलिस बोलेगा कि वो दुपट्टा कहाँ फेंका था बता, तो मैं बोलूंगा DTSS स्कूल के पीछे एक गार्डन है वहां पे मैंने फेंका था, खजूर के झाड़ के पास। ठीक है, अब पुलिस गया, इन्वेस्टिगेशन किया वहां पे और खजूर के झाड़ के पास सही में दुपट्टा पाया गया। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो स्टेटमेंट दिए अभी तक वो वैलिड नहीं था कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन मेरे बयान के आधार पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और पुलिस को मेरे बयान के आधार पर सब कुछ सही सही मिला, तो अब मेरे स्टेटमेंट और मेरे कन्फेशन को वैलिड माना जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। क्यों? क्योंकि मेरे स्टेटमेंट और कन्फेशन के आधार पर पुलिस वाले को सब कुछ सही सही मिल गया। ठीक है, तो ये है, तो एक्सेप्शन यही है कि अगर पुलिस को उसके कन्फेशन के आधार पर सारी चीजें जो है कड़ी बाई कड़ी मिल जाती हैं तो फिर वो वैलिड होगा। ठीक है, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट टू पुलिस सेक्शन 180 में दिया गया है, पुलिस ऑफिसर कैन एग्जामिन विटनेस एंड रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट। दीज स्टेटमेंट आर नॉट डायरेक्टली एडमिसिबल एज एविडेंस इन कोर्ट। मैंने बताया था they can be used to contradict or corroborate the witness testimony if the witness is called to give evidence in court. This section is similar to section 161 of CRPC.
ठीक है। सेक्शन सी 161 का बयान आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस ने 161 का बयान लिया है। तो सीआरपीसी में सेक्शन 161 बोला जाता था, ठीक है। बीएनएस में सेक्शन 180 है। इसके अंदर जो है पुलिस के द्वारा लिए गए स्टेटमेंट जो है किसी भी अक्यूज का या कन्फेशन जो है लिया जाता है, ठीक है। और ये डायरेक्टली एडमिसेबल नहीं होता है। आप कोरोबोरेट कर सकते हो उसके कन्फेशन को, या उसके कन्फेशन के आधार पर अगर कुछ भी चीजें मिलती हैं आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तब वो वैलिड हो जाएगा। ये था आपका 5वां सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है। देखिए प्रोबेशन ऑफिसर मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। भारतीय हमारे जो सिलेबस है उसमें बीएनएसएस भी है, ठीक है, जेजे एक्ट भी है, ठीक है। और प्रोबेशन एक्ट से एक सवाल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। प्रोबेशन एक्ट से एक सवाल तो 100% बनता है, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेशन, या आपसे पूछा जाएगा प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है। ये दो सवाल 100% पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो आप लोगों को याद हो जब मैंने पूरा प्रोसीजर बताया था सीआरपीसी ये बीएनएसएस का, ठीक है, कि कैसे कोई अपराध होगा, कैसे जजमेंट तक पहुंचता है, मैं 2 मिनट लूंगा फिर से रिकैप करने के लिए, क्योंकि मुझे प्रोबेशन बताना है तो उसमें थोड़ा सा आपको रिकैप समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले क्रिमिनल ट्रायल जो है कमेंस होने के लिए सबसे पहले ऑफेंस होगा, ऑफेंस में कॉग्निजेबल होगा, कॉग्निजेबल में एफआईआर होगा, एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सबसे पहले कहाँ जाएगी, क्राइम सीन पर। क्राइम सीन पर जाने के बाद क्या करेगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी, ठीक है। एविडेंस कलेक्ट करेगी, इसके बाद क्या करेगी, वहां पे जो भी विटनेस रहेंगे उसके स्टेटमेंट लिए जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट लेने के बाद अक्यूज्ड का पता चलेगा, ठीक है, कि कौन है रियल अक्यूज्ड। अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के भीतर कहाँ ले जाया जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास। अब मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन है, क्या है, या तो उसको पुलिस कस्टडी दे जिसको पीसी बोला जाता है, ठीक है, या उसको जेसी दे, जेसी का मतलब जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। पीसी पुलिस वाले को कितने दिनों तक मिलेगा, 15 दिनों तक। 15 दिन में पुलिस वाले को शुरू में 5 दिन मिल सकता है, 10 दिन मिल सकता है, वो क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कम से कम पुलिस को 5 दिन मिलेगा। 5 दिन मिलने के बाद फिर से कोर्ट में आएगा, कोर्ट बोलेगा कि और चाहिए, तो वो बोलेगा नहीं चाहिए, तो उनको फिर से जेल में भेज देगा, ठीक है, जेसी में भेज देगा। जेसी का मतलब जुडिशियल कस्टडी, जिसको जेल भी बोला जाता है, तो जेल में भेज दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही जेल में भेज दिया जाएगा तो जेल में भेजने के बाद बेल का अधिकार हो जाता है, ठीक है। अगर बेल मिल गया तब वेल एंड गुड, बेल मिल गया, मान के चलिए बेल एप्लीकेशन लगाया, बेल मिल गया। पुलिस के पास आपको बताया था 10 साल से नीचे के अपराध में, ठीक है, 60 दिन मिलता है चार्जशीट फाइल करने के लिए। चार्जशीट का मतलब फाइनल रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और 10 साल से ऊपर के अपराध में 90 दिनों में, ठीक है। अगर पुलिस 60 दिन में और 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं करता है तो क्या हो सकता है, अक्यूज्ड को बेल मिल सकता है, ठीक है। अगर बेल नहीं मिला होगा अभी तक तो, ठीक है, अगर बेल पे बाहर है तब तो कोई बात नहीं। अगर उसको बेल पहले ही मिल गया था, ठीक है, तब तो कोई फिर बार ही नहीं है, क्योंकि ये जो 60 दिन और 90 दिन का जो चार्जशीट का फाइल करने का ड्यूरेशन है, लिमिटेशन है, वो अक्यूज्ड जेल में रहेगा तभी है, ठीक है। अगर अक्यूज्ड को पहले ही बेल मिल गया है तो फिर ये 60 दिन और 90 दिन में जो लिमिटेशन है वो लागू नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर अक्यूज्ड बाहर है तो पुलिस जितने दिन में चाहे चार्जशीट फाइल कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये टाइम ड्यूरेशन उस कंडीशन में दिया गया है जिस कंडीशन में अक्यूज्ड को बेल ना मिला हो, अक्यूज्ड जेल में ही हो, ठीक है। अब मान के चलिए अक्यूज्ड जेल में था, ठीक है, या अक्यूज्ड को बेल मिल गया, लेकिन पुलिस चार्जशीट फाइल तो करेगा ना। चार्जशीट फाइल कर दिया, चार्जशीट फाइल करते ही मजिस्ट्रेट को लगा कि यार ये मैटर तो मर्डर का है, ठीक है। अब मर्डर का मैटर तो मैं देख नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पावर 3 साल तक का है, तो वो क्या करेगा, चार्जशीट फाइल होने के बाद वो देखेगा कि ये मेरे पास मर्डर का ट्रायल नहीं हो सकता है,
तो ये अपने से ऊपर के कोर्ट को कमिट कर देंगे। कमिट करने का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ठीक है, सौंप देना। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट सेशन कोर्ट को वो मैटर ट्रांसफर कर देगा। अब जैसे ही सेशन कोर्ट के पास मैटर आया, ठीक है, मैटर आते ही क्या होगा, ट्रायल शुरू होगा, ठीक है। ट्रायल शुरू होगा तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम में क्या हो सकता है, चार्ज फ्रेम में ये होगा कि कोर्ट पूछेगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये अपराध दर्ज किया गया है, तुम कबूल करते हो या नहीं, ठीक है। जनरली अक्यूज्ड डिनाई कर देता है, बोलता है कि नहीं मैंने नहीं किया है, मुझे ट्रायल फेस करना है, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो कोर्ट उसी दिन उसको कन्विक्ट करके सजा सुना देगा, खेल खत्म, ठीक है। अगर वो कन्विक्ट वो बोलता है कि नहीं मुझे ट्रायल फेस करना है, मैंने अपराध नहीं किया है, तो फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा। अब ट्रायल शुरू होते ही पहले क्या करेगा, डिफेंस लॉयर जो होगा वो चार्जशीट में देखेगा कुछ सेक्शन गड़बड़ तो नहीं है, कुछ सेक्शन ज्यादा तो नहीं लगा दिया है। अगर ऐसा कुछ है तो उसके जो वकील है उसी दिन कोर्ट में बोलेगा कि सर चार्जशीट में कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है, ये सेक्शन मेरे क्लाइंट पे नहीं बनता है। तो कोर्ट को अगर लगता है तो सेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं भाई जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कोर्ट उसी सेक्शन से आगे ट्रायल शुरू करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे विक्टिम का जो वकील है, जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, सरकारी वकील, वो अपने गवाहों की गवाही लेगा। तो सबसे पहले किसका लेगा, विक्टिम का लेगा। ये सब याद रखना, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायल जो शुरू होता है उसमें सबसे पहले गवाही ये विक्टिम की होती है, ठीक है, विक्टिम की होती है। विक्टिम की गवाही कौन लेगा, उसका वकील। उसका वकील कौन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब विक्टिम का गवाही ले लिया, अगर चाहे डिफेंडेंट का लॉयर, जो डिफेंस लॉयर है, तो वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है विक्टिम का ऑन द स्पॉट। पीपी ने विक्टिम की गवाही ली, तुरंत जो डिफेंडेंट का लॉयर है वो उससे क्रॉस कर सकता है। चलिए इसका क्रॉस हो गया, चीफ हो गया, ठीक है। अभी इसके विटनेस आएंगे, जो भी विटनेस के ये विक्टिम के विटनेस होंगे उसको बारी बारी से बुलाया जाएगा। तो अगर विक्टिम का 5 ये है विटनेस, ठीक है, विक्टिम के पक्ष से, तो PW1, PW2, PW3, PW4 ऐसे करके कोर्ट में लिखा जाता है नाम, ठीक है। अगर डिफेंडेंट का कोई वकील है, ये है विटनेस है, तो उनको DW1, DW2, DW3 लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी मान के चलिए चीफ हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, बराबर। इसके बाद क्या होगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा। फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद क्या होता है, जजमेंट सुनाते हैं कोर्ट। जजमेंट में क्या हो सकता है, या तो कन्विक्ट करेगा कोर्ट, या तो अक्विट करेगा, बराबर। कन्विक्ट करेगा तो मतलब कि भाई उसने अपराध किए थे, तुम अपराधी माने गए, कोर्ट ने आपको मान लिया, ठीक है। अगर अक्विट कर दिया तो अक्विट का मतलब कि तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, अब तुमको हम बाइज्जत बरी कर, ठीक है। अगर कोर्ट कन्विक्ट करता है तो यहीं से शुरू होता है लफड़ा, ठीक है। अगर कोर्ट कन्विक्ट कर दिया मान के चलिए, तो कन्विक्ट करने के बाद क्या होता है, कन्विक्ट करने के बाद होता है सेंटेंस पर बहस, ठीक है। कोर्ट ने तो पहले बोल दिया कि भाई तुम गिल्टी पाए गए, ठीक है। अब होगा सेंटेंस पर बहस कि भाई सेंटेंस जो सजा होगा वो कितना दिया जाना चाहिए, कितना कम हो सकता है या कितना ज्यादा दिया जा सकता है। तो विक्टिम का वकील कम से कम बोलेगा देने, विक्टिम का वकील ज्यादा से ज्यादा बोलेगा देने, डिफेंडेंट का वकील कम से कम बोलेगा देने, बराबर। अब उसी सेंटेंस के आधार पर कोर्ट जो है अपना सजा सुनाएगा कि भाई इसको 7 साल की सजा होती है, ठीक है, मान के चलिए। तो जब कोर्ट सेंटेंस सुनाता है ना, तो सेंटेंस सुनाने के टाइम पर कोर्ट 3 चीजों का ध्यान रखता है, ठीक है। 3 चीज कर सकता है। सबसे पहला कर सकता है एडमोनिशन, ठीक है। एडमोनिशन का मतलब होता है कि कोई भाई पहली बार अपराध किया था तो उसको जो है खड़ी खोटी सुना के छोड़ दो, जाने दो, तुमने अपराध किया था, तुम गिल्टी पाए गए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा देखा हूँ रिकॉर्ड, तुम बहुत अच्छे अच्छे काम किए हो, और तुम्हारा जो ये अपराध था चोरी का था, तो इतना बड़ा अपराध तो है नहीं, तो हम तुमको जेल नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। हम तुमको मतलब माफ, ये क्या बोलते हैं, वो होता है ना यार, डांट वाट लगा के छोड़ देते हैं, तो डांट वाट लगा के उनको छोड़ देते हैं, या उनके ऊपर क्या लगा देते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको यार, अपना कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, कि तुम कम्युनिटी सर्विस करो। तो ये 2 चीजें जो है कोर्ट लगा सकती है, या तो डांट फटकार करके उसको कम्युनिटी करने के लिए छोड़ देगा। दूसरा कोर्ट कर सकता है प्रोबेशन पे छोड़ सकता है, ठीक है।
प्रोबेशन पे छोड़ सकता है। प्रोबेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई बंदा है जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ठीक है, और उसने छोटे मोटे अपराध किए तो उसको जेल भेजना बिल्कुल सही नहीं है। अपराध किया था, हमने उसको कन्विक्ट किया कि हाँ तुमने अपराध तो किए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको जेल भेजेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, तो उसको प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। प्रोबेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हमारी तुम्हारे ऊपर नजर रहेगी, ठीक है, लेकिन तुम कोई भी ऐसे काम मत करना जिससे मुझे लगे कि तुमने कोई रूल वायलेट किए हैं। न तुम आज से बार में जाओगे किसी बार में, न तुम आज से शराब पियोगे, न तुम आज से किसी शादी में डांस वांस करोगे, न तुम पीड़ित महिला के आसपास भटकोगे, ठीक है। ये सारी कंडीशन लगा के कोर्ट उसको प्रोबेशन पे छोड़ देता है, ठीक है। उसके साथ एक मतलब हर प्रोबेशन पे छोड़े गए व्यक्ति के पीछे एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है, ठीक है, उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए। आगे अगर हमने उसको छोड़ दिया है तो ऐसा नहीं है कि वो भाग जाए, तो एक प्रोबेशन ऑफिसर हमेशा उसके ऊपर वॉचडॉग के तहत काम करता है। तो ये होगा दूसरा प्रोबेशन। और तीसरा होगा कोर्ट उसको सेंटेंस देगा, मतलब जेल भेज सकता है। तो जैसे ही कन्विक्ट होता है ना, कोर्ट के पास तीन ऑप्शन शुरू हो जाते हैं, या तो उसको डांट फटकार लगा के छोड़ दे एडमिनिशन, या तो उसको जो है कुछ प्रोहिबिशन लगा के छोड़ दे प्रोबेशन, ठीक है, और या तो उसको सजा सुनाए जेल भेज दे, तीन चीजें। तो हमें यहाँ पे पूछ रहा था कि प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है, ठीक है। तो प्रोबेशन ऑफिसर के लिए सबसे पहले आपको एक केस लॉ याद रखना है। केस का नाम है जुगल प्रसाद, जुगल प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। ये 1973 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो अपराधी दो टाइप के होते हैं, एक होता है हैबिचुअल, ठीक है, जो पैदाइशी अपराधी है जिसने बहुत बार अपराध किया, और एक होता है यूथफुल ऑफेंडर, मतलब फर्स्ट टाइम, उसने कभी अपराध नहीं किया, उससे गलती से अपराध हो जाता है, ठीक है, मान के चलिए। तो अगर हम उसको हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ रख दें तो 99% जो ये है हमारा मतलब ये प्रोबेबिलिटी है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसी कोर्ट में कहा था, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी ऑफेंडर है जो यूथफुल है, जो पहली बार किया है, नौजवान है, जिसको बन बाहर रखे तो सुधर सकता है, ठीक है, तो हम उसे हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो फर्स्ट टाइमर ऑफेंडर हैं या आपके कहें तो यूथफुल ऑफेंडर है, उसके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा प्रोबेशन एक्ट जो है इसी व्यवस्था के ऊपर बना था, ठीक है। इसमें कहा गया कि कोई भी ऐसा बनता है जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, छोटा मोटा अपराध किया है, तो हम उसको जेल में नहीं रखेंगे, हम उसको छोड़ देंगे, लेकिन हम उसके ऊपर एक बंदा रखेंगे, ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर बोलेंगे उसको। ये गवर्नमेंट अपॉइंट करता है हर एक बंदे के लिए जो प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है, ठीक है। ये प्रोबेशन ऑफिसर जो होता है उस और वो जो प्रोबेट किया गया अपराधी है उसके ऊपर निगरानी रखता है, वो कोई भी ऐसा गलत काम न करे। अगर कुछ ऐसा करता है कि भाई ये जो लड़का है अभी पूरा सुधर गया, ठीक है, तो ये प्रोबेशन ऑफिसर अपना एक रिपोर्ट बनाएगा और ये रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगा। जैसे ही कोर्ट में सबमिट करेगा तो कोर्ट को लगेगा कि ये बंदा पूरी तरीके से मतलब सुधर गया है, तो फिर उसको मतलब वो कर देगा, मतलब रिहा कर देगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अक्विट कर देगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक उसको कन्विक्शन में ही रखा गया था ना। तो जैसे ही उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आता है कोर्ट उसको फिर छोड़ देता है। तो ये है पब्लिक प्रोबेशन ऑफिसर का काम। और प्रोबेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बंदे को जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है, जिसके रिहैब होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, उसको कोर्ट जेल में न भेज के बाहर ही छोड़ देता है कि भाई जाइए आपके ऊपर, लेकिन हमारा एक बंदा निगरानी करते रहे। तो ये होता है प्रोबेशन पे छोड़ना। और जो प्रोबेशन पे बंदा है उसके ऊपर जो वॉच डॉग का काम करता है उसको प्रोबेशन ऑफिसर कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट प्रोबेशन एक्ट है, इससे ज्यादा प्रोबेशन एक्ट में कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा डेप्थ में समझाया आप लोगों को। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट, ठीक है। जब आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ोगे तो उसमें सेक्शन 144 से 147 है, ठीक है, जिसमें मेंटेनेंस के बारे में बताया गया। हमारे पास इससे पहले सीआरपीसी था, सीआरपीसी में सेक्शन 125 से 128 में
मेंटेनेंस के बारे में प्रावधान किया गया था। उसमें भी वाइफ को, चिल्ड्रन को और पेरेंट को, ठीक है, मेंटेनेंस लेने का अधिकार था। इस एक्ट में भी जो हमारा नया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें सेक्शन 144 से 147 में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी महिला जो वाइफ है किसी की, या कोई भी ऐसा चिल्ड्रन या पेरेंट जो खुद को मेंटेन करने में अनेबल है, ठीक है, मेंटेन नहीं कर सकता, वो अपने जिसके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंडेंट से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। वाइफ अपने हस्बैंड से, ससुर से, बच्चा अपने माँ बाप से, या पेरेंट अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है कि कोई भी वाइफ है वो अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अगर वो मेंटेन नहीं कर पाती खुद को। कोई भी बच्चा है जो माइनर है वो अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। वहां पे एक्सेप्शन ये दिया है कि कोई भी बच्चा मेजर है लेकिन वो किसी भी तरीके से डिसेबल है। डिसेबल का मतलब उसके हाथ पांव नहीं है, विकलांग है, या वो देख नहीं सकता, ब्लाइंड है, तो किसी भी तरीके से डिसेबल है, भले ही वो मेजर है, तो वो अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस ले सकता है क्योंकि वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा। और पेरेंट जो भी बुजुर्ग माता पिता होते हैं, अगर वो खुद का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने बच्चों से, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर कौन क्लेम कर सकता है? वाइफ क्लेम कर सकती है, माइनर बच्चे क्लेम कर सकते हैं, या कोई भी डिसेबल बच्चे हैं वो मेजर बच्चे भी क्लेम कर सकते हैं, और बूढ़े माँ बाप भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर लाइबल कौन होता है देने के लिए? तो वाइफ का हस्बैंड जो होता है वो लाइबल हो सकता है, बच्चों के जो पेरेंट होते हैं वो लाइबल हो सकता है, या बूढ़े माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो लाइबल हो सकता है मेंटेनेंस देने के लिए, ठीक है। इसके लिए आप क्लेम कैसे कर सकते हो? तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने मेंटेनेंस का एक एप्लीकेशन फाइल करते हो, ठीक है। फिर वो जो है मजिस्ट्रेट कंसीडर करता है और फिर आपको अलाउ करता है, ठीक है। अब मेंटेनेंस जो अलाउ होता है उसके लिए जो कंसिडरेशन लिया जाता है कोर्ट के तरफ से, ठीक है। जिसको मेंटेनेंस मिलेगा, मतलब वाइफ को, मान के चलिए वाइफ को मिलने वाला है, ठीक है, तो वाइफ की कंडीशन देखी जाएगी कि वो मेंटेनेंस उसको कितने की जरूरत है, उसके बच्चे तो नहीं है, ठीक है, या वो बीमार तो नहीं है, या उसका लाइफ स्टाइल पहले बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, तो अभी उसको कितने की जरूरत है। और देने वाला जो है, जैसे यहाँ पे हस्बैंड देने वाला है सपोज, ठीक है, तो फिर हस्बैंड का कैपेसिटी देखा जाएगा, ठीक है, हस्बैंड कितना दे सकता है, हस्बैंड के और माँ बाप तो नहीं, उसका भी ख्याल तो उसको नहीं रखना है, उसका कोई लोन वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीजें कोर्ट देखता है, ठीक है। क्योंकि मेंटेनेंस का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप किसी को चूस लो, समझ रहे हो। जैसे मान के चलिए कोई वाइफ है, अब वो बोलती है, मुझे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जज में वो था जिसमें महिला मांग रही थी कि मुझे मुंबई में एक आलीशान बंगला चाहिए मेंटेनेंस के तौर पर, मुझे एक BMW चाहिए और 7 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, और शादी के 2 महीना हुआ था, मैंने भेजा था लौसाला में ये जजमेंट। तो कोर्ट ने क्या कहा, आपने क्या बिजनेस वो किया है क्या? आपको क्या लगता है मेंटेनेंस लेना बिजनेस है कि आप जब जो चाहे आप मेंटेनेंस में क्लेम कर लो, ठीक है। तो ये होता है, तो बहुत मिसयूज भी हो रहा है इस चीज का। देखिए लिखा क्या है कि जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी युजवेंद्र चहल का शादी हुआ था, ठीक है, 2-3 महीना कुछ शादी का हुआ था। अभी उसकी जो वाइफ थी धनश्री, उसको 5 करोड़ मिला है। क्या उसकी वाइफ खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही थी? करोड़ों रुपए कमाती है, वो डांस करती है, म्यूजिक एल्बम में काम करती है, ठीक है, इसके बाद वो बहुत सारे ऐड करती है। आपको लगता है कि वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती थी? कर सकती थी ना, फिर भी कोर्ट ने दिया। तो बहुत जगह जो है ना कोर्ट गलत इंटरप्रिटेशन कर लेता है, ठीक है, इस लॉज का। तो होना ये चाहिए था कि भाई अगर आप खुद को मेंटेन कर पा रहे हैं तो हस्बैंड के ऊपर बर्डन क्यों देंगी आप खुद को। यहाँ लॉ में सीधा क्या लिखा है, जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते वो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हर कोई क्लेम कर रहा है भले उसके पास करोड़ों का प्रॉपर्टी हो, ठीक है। ये तो ये सारी चीजें हैं। तो आपसे मैं सवाल क्या पूछ रहा था कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट, तो हमेशा याद रखना सेक्शन 144 से 147 में इसके लिए प्रावधान है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने आप पिटीशन लगा सकते हैं। अगर कोई बूढ़ा माँ बाप है तो अपने बच्चे से क्लेम कर सकता है।
अगर कोई बच्चा है जो माइनर है वो अपने पिता से क्लेम कर सकता है, अपने पेरेंट्स से, सॉरी, ठीक है। और कोई मेजर बच्चा है जो डिसेबल है वो भी क्लेम कर सकता है। और कोई वाइफ है जो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है, ठीक है, चाहे वो डाइवोर्स ले ली हो या सेपरेशन में हो, चाहे वो क्रुअल्टी के आधार पर साइड रह रही हो, किसी भी सूरत में पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। उनके मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार तब खत्म हो जाएगा जब वो रीमैरी कर लेंगी या वो खुद से फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। और कैसे कंसीडर किया जाता है तो मैंने बताया था कि भाई पति का भी कैपेसिटी देखा जाएगा, वाइफ की कंडीशन देखी जाएंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाएगा। अब वाइफ मांग रही है 5 करोड़, हस्बैंड का सैलरी है 10,000, 5 करोड़ देगा क्या कोर्ट? नहीं देगा। तो ऐसा होता है ना, तो दोनों तरफ का देखा जाता है, आपकी जरूरत कितनी है और सामने वाला दे कितना सकता है। इस दोनों के बैलेंस में मेंटेनेंस का जो अमाउंट होता है वो अवॉर्ड किया जाता है, हमेशा याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का मतलब होता है सहायक। कोई भी अपराध में जब कोई भी बंदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो उसको बोला जाता है अकॉम्प्लिस, ठीक है। जब बड़े बड़े अपराध होते हैं और जो मेन अक्यूज होता है, प्राइम अक्यूज, अगर उसका तलाशी करता है पुलिस और वो प्राइम अक्यूज नहीं मिलता है तो पुलिस चाहता है कि उस अपराध से जुड़े कोई भी अपराधी मिल जाए जो हेल्प भी किया हो। तो अगर वो हमें हेल्प कर दे, ठीक है, मेन अक्यूज को पकड़ने में, तो हम उसको सजा कम दिलाएंगे। तो जब कोई भी ऐसा बनता है जिसको पता चल रहा है कि यार इस अपराध में मैंने भी उसको थोड़ा सा हेल्प किया था लेकिन अब पकड़ा गया तो मैं भी मर्डर का आरोपी हो जाऊंगा, तो वो पुलिस से बात करके, ठीक है, वो बोलता है कि भाई मुझे पार्डन दिला देना, मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो ऐसे विटनेस जो अकॉम्प्लिस हो, ठीक है, उसको अकॉम्प्लिस विटनेस कहा जाता है, ठीक है। फिर उसका पुलिस जो है टेस्टिमनी लेता है, फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करता है, उसके आधार पर अगर अक्यूज मिल जाता है तो उसको जो है पार्डन दे दिया जाता है, ठीक है। तो यही है अकॉम्प्लिस के बारे में, ठीक है। अकॉम्प्लिस जो होता है एक कॉम्पिटेंट विटनेस का भी रोल अदा करता है क्योंकि वो क्राइम सीन पे भी मौजूद होता है ना, ठीक है। अगर वो गवाही देता है, सरकारी गवाह जिसको बोलते हैं ना, वही होता है। तो सरकारी गवाह जो बनता है उसको जो है पार्डन मिल जाता है, या तो उसको सजा कम दिया जाएगा या उसको माफी कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि कोई भी मर्डर या मतलब कोई भी डेड बॉडी मिलता है, ठीक है, उसका जो मतलब मौत हुआ है वो सर्कमस्टांशियल है, अननेचुरल है, ठीक है। और उसकी मौत कैसे हुई इसका कोई भी पता नहीं चल रहा, सस्पिशियस है उसके अंदर, ठीक है। तो उसकी जो इंक्वायरी करता है पुलिस उसको बोला जाता है इंक्वेस्ट। कोई भी ऐसा मतलब डेथ जो सस्पिशियस है, अगर उस डेथ की इंक्वायरी पुलिस के द्वारा की जाती है तो उसको बोला जाता है इंक्वेस्ट, ठीक है। उसमें क्या होता है, उस डेड बॉडी का पता लगाया जाता है कि ये डेड बॉडी किसकी थी, सुसाइड हुआ है या एक्सीडेंट से मरी गई है, ठीक है, या होमिसाइड हुआ है इसका, ठीक है, ये जो डेथ हुआ है वो नेचुरल हुआ है, अननेचुरल हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है फाइंडिंग की जाती है और इसका रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट के पास सबमिट किया जाता है। इसी रिपोर्ट को इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंक्वेस्ट के अंदर कवर की गई हैं। आप लोग डिटेल में चाहिए तो पढ़ लीजिएगा, विटनेस वगैरह होते हैं इसके अंदर। अगर कोई विटनेस मिला कि भाई मैंने देखा था ये डेड बॉडी कहाँ से यहाँ पे रखा गया है, तो फिर उसकी भी आई विटनेस ली जाती है, ठीक है, उसका भी एविडेंशियल वैल्यू कलेक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई हैं। 10वां सवाल है जो कि आज के लिए हमारा लास्ट सवाल है, क्योंकि 10 सवाल बचेगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका 10वां सवाल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि जब हम किसी सरकार को चुनते हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमें सेफ रखे, ठीक है। अगर हमारे साथ कोई अपराध होता है तो ये सरकार जिम्मेदार है, तो सरकार जिम्मेदार है तो सरकार ही उस अक्यूज्ड को सजा दिलाएगा क्योंकि उसी के कारण मेरे साथ अपराध हुआ, ठीक है। तो इस बिहाफ में भी सरकार आपके लिए खड़ा होता है। तो सरकार तो हर जगह खड़ा नहीं होगा, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने बिहाफ में खड़ा करता है जो कि आपके सपोर्ट में कोर्ट में अपनी बात रखता है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि कोई भी अपराध जो होता है वो हीनियस नेचर का होता है,
तो ये माना जाता है कि वो अपराध सोसाइटी के को इफेक्ट करता है, ठीक है। कोई मर्डर हुआ तो उससे पूरा सोसाइटी में से वो डर का माहौल हो जाता है ना, कोई रेप हुआ तो पूरे समाज में डर का माहौल हो जाता है। तो इस तरीके से जब कोई अपराध होता है बड़ा वाला, तो उसमें वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, तो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है तो कहीं ना कहीं पूरे स्टेट के अगेंस्ट हो जाता है। तो उस केस में स्टेट जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव उतारती है कोर्ट में, जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया है। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट जो है हर डिस्ट्रिक्ट में उतारती है, अपॉइंट करती है। इनका काम होता है विक्टिम के सपोर्ट में अपनी बात कोर्ट में रखना, ठीक है। इसके बाद इनका रोल क्या होता है कि कोई भी क्रिमिनल मैटर हो उसमें अपील में जाना है, रिवीजन में जाना है, वो सारी चीजें जो भी लीगल प्रोसीडिंग में रोल निभाया जाता है एज अ लॉयर, वो अपना रोल निभाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, ठीक है। जिस ओकेजन के लिए हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करते हैं वैसा नाम हो जाता है, ठीक है। अगर कोई स्पेशल केस है तो उसमें हम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उतारते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ही बनाती है उसको। अगर किसी कोर्ट में एक्स्ट्रा पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहिए तो वहां पे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गवर्नमेंट उतार देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। इसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो पुलिस मशीनरी जो होती है उसके साथ मिलकर काम करता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का पर्पज क्या होता है, स्टेट के साथ रहना, और स्टेट का मकसद क्या होता है कि जस्टिस जो है बनी रहे। तो ये सारी चीजें जो है आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंदर कवर होता है। किसी को यहाँ तक में डाउट हो तो पूछ